अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारा सेकंड डेमो लेक्चर है। ठीक है, उर्दू ऑप्शनल सेकंड डेमो लेक्चर। और आज हम लोग पेपर टू में जो एक टॉपिक है, गोदान, नावेल गोदान, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन। आवाज दीजिए कोई। जी सर, आ रही है नजर। ओके, राइट। तो तुमने से जो नए एस्पिरेंट थे, अभी बेसिक और फाउंडेशनल लेवल कर रहे हैं, फ्रेशर्स है, ठीक है, उनको भी आज मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्लास में। और जो एडवांस लेवल पर है और अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं, उन लोगों को भी एड्रेस कर रहा हूँ। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पेपर 2। पेपर 2 में पार्ट ए, सेक्शन ए, उसमें आपको टॉपिक है गौदान। आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पहली चीज, पेपर 1 में पार्ट बी में आपको जो असनाफ है, नसरी असनाफ, उसमें नावल है, जैसा मैं बताया आपको। तो पहली चीज, आप पेपर 1 में जब नावल के बारे में पढ़ोगे तो आप बेसिक्स पढ़ लोगे। तो जो स्टूडेंट को बिल्कुल नावल क्या है वो भी पता नहीं, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखो, उर्दू में एक होता है नज्म वाला हिस्सा, एक होता है नस्र वाला हिस्सा। तो जो नस्र वाले हिस्से होते हैं उसमें एक होता है नावल। पहले तो इतना समझ लो। तो ये नावल है क्या? नावल दरअसल एक किस्सा, एक कहानी होती है। नावल में क्या होती है? कोई किस्सा, कोई कहानी होती है। लेकिन ये किस्सा और कहानी की खास बात, अहम खासियत क्या होती है कि ये सच्ची होती है। सच्ची कहानी हकीकत के करीब होती है। और ये किस्सा, ये कहानी जो है, जिंदगी को बयान करता है, किसी की जिंदगी को बयान करता है, किसी फर्द की जिंदगी को बयान करता है। तो अब तारीफ क्या हो जाती है नावल की? नावल वो नसरी किस्सा है, वो नसरी किस्सा है जिसमें जिंदगी को हकीकत के जरिए से पेश किया गया, या हकीकी जिंदगी का बयान किया गया। इसे नावल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो किस्सा पेश करने का जो फन होता है, तो नावल के लिए, आपको नावल निगारी के लिए अज्जाए तरकीबी होते हैं। नावल के अज्जाए तरकीबी किसी को पता है? नावल के अज्जाए तरकीबी पार्ट। नावल में देखो, सबसे पहले कहानी होना जरूरी होती है, किस्सा, कहानी। और ये किस्सा और कहानी हकीकी जिंदगी से करीब रहना कि हकीकी जिंदगी से दूर रहना। करीब रहना। करीब रहना। दास्तानों में क्या होता है? दास्तानों की जो कहानियां होती है वो हकीकी जिंदगी के करीब होती है या हकीकी जिंदगी से दूर होती है? दूर। दूर होती है। वह हकीकी जिंदगी से दूर होती है। लेकिन नावल की जो कहानी होती है वो हकीकी जिंदगी के करीब होती है। यह खास बात है। अब इसमें पहली चीज होती है नावल के अज्जा में कहानी, और ये कहानी हकीकत के करीब होना।
दूसरा जुज होता है कहानी को पेश करने का तरीका, उसको कहते हैं प्लॉट। प्लॉट तो अगर से कहानी में हिस्सा जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो तो प्लॉट कामयाब। ऐसा। फिर तीसरा हिस्सा होता है किरदार। इससे कहानी में किरदार होते हैं और नावल में भी किरदार होते हैं। तो ये किरदार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से करीब तर होना कि दूर होना, ये किरदार कैसे होना, हकीकी जिंदगी के करीब होना, आम इंसान होना, या जिन परी देव बादशाह लोग ऐसे होना। आम हकीकत में जिंदगी के आम जिंदगी, आम लोग होना, नावल के किरदार आम लोग होना। ठीक है। और ये किरदारों में क्या है, आपको उतार चढ़ाव इंसान की नफ्सियात भी जैसे होते हैं ना वैसे, फरिश्ता सिफत इंसान तो नहीं रहते ऐसा। तो इर्तिका होना, कैरेक्टर डेवलप होना, तो ऐसे किरदार कामयाब किरदार कहलाते हैं। इसके अलावा और एक जुज होता है मंजर निगारी। तो नावल निगार क्या करता है, हिस्सा कहानी को पेश करते हुए नावल निगारी, एक मिनट घर से एक फोन आ रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ यस प्लीज, आवाज आ रही है मेरी? यस यस हाँ। सर। तो नावल के जो है हम अज्जाए तरकीबी देख रहे थे, एक था मंजर निगारी। तो मंजर निगारी से मतलब जहां पर कहानी किस्सा चल रहा है ना, वहां के आपको मंजर नजर आना। जैसे ये नावल है गोदान। गोदान की जो कहानी है बेशतर देहात की कहानी, तो आपको देहात का माहौल नजर आना। ठीक है, मंजर निगारी। इसके बाद होता है जबान वो बयान। तो नावल निगार किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करते हुए नावल लिख रहा है, तो सादा जबान, सादा जबान का इस्तेमाल करना अच्छी बात होती है। ठीक है। तो ये पूरे नावल के अज्जाए तरकीबी होते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, नावल क्या है और नावल के अज्जा क्या होते हैं। जैसे किस्सा या कहानी, फिर किस्सा या कहानी को पेश करने का तरीका प्लॉट, फिर किरदार, फिर मंजर निगारी, ठीक है, जबान व बयान, ये सारे अज्जा होते हैं। अब ये सारे अज्जा को खूबी के साथ पेश करने के लिए नावल निगार मेहनत करता है, और कामयाब नावल कहलाती है ये सारी खूबियां एक साथ जमा हो जाए। तो उर्दू के एक मशहूर नावल निगार है प्रेमचंद। प्रेमचंद की एक मशहूर नावल है गोदान, और ये मशहूर ही नहीं बल्कि इनकी आखिरी नावल भी है गोदान। ये 1936 में लिखी गई, 1936 में। फिर प्रेमचंद का इंतकाल हो गया। तो अब प्रेमचंद राइटिंग के एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच गए थे, तब जाकर ये नावल लिखी गई। तो ये जो नावल है गोदान, प्रेमचंद की फिक्र यानी उनकी जो थिंकिंग होती है, किस मौजू पर वो लिखते हैं, थिंकिंग, फिक्र और फन। तो ये जो नावल है इनकी फिक्र और फन, ठीक है, जहां पर पीक लेवल पर पहुंच गई उस वक्त लिखी गई नावल है। तो इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है। तो हमारे सिलेबस में गोदान इसलिए रखा गया कि उर्दू के मशहूर नावल निगार प्रेमचंद है, और प्रेमचंद की जो आखिरी जो नावल है जिस वक्त इनका फिक्र और फन, ठीक है,
उरूज पर पहुंच गया था, उस वक्त लिखी गई नावल है गोदान। मजीद गोदान की अहमियत ये भी है कि इसमें जो मौजू है, इसमें हिंदुस्तान के देहात, हिंदुस्तान के किसानों और देहात के मसाइल को पेश किया गया। ठीक है, ये सारे खूबियां और फन के भी खूबियां एक साथ जमा हो गई। तो इसको बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं, जिसको हम उर्दू में नक्काद कहते हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की, इस नावल को सराहा। ठीक है, तो ये भाई आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया अभी तक कि भाई नावल क्या होता है, नावल निगारी के अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं, प्रेमचंद कौन है, और नावल गोदान कब लिखा गया और क्या है। ठीक है, अब देखो मजीद आपको रोशनी डाल रहा हूं मैं, ये जो नावल है गोदान, अब इस पे सवाल है आपको, गोदान की रोशनी में प्रेमचंद की नावल निगारी पर इज़हार ख्याल कीजिए। कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के। ये एक सवाल है, गोदान की रोशनी में प्रेमचंद की नावल निगारी पर इज़हार ख्याल कीजिए। तो पहली चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई नावल गोदान क्या है और इसका अहम हिस्सा क्या है। तो देखो इसमें कैरेक्टर्स बता रहा हूं, किरदार। किसी को पता है गोदान के अहम किरदार कौन कौन है? तो बोल सकते हैं। हौरी, धनिया, हूरी, धनिया, धनिया और इनका बेटा कौन है? हूरी, धनिया, इनका बेटा गोबर। गोबर। तो अब मैं बता रहा हूं, देखो अहम किरदार, इस नावल के जो अहम किरदार है उसमें है हूरी। आज जो नावल का पीडीएफ शेयर किया था भाई, वहां से जो शुरू हुआ नाम हूरी। हूरी कौन है? इस नावल का मरकजी किरदार। हूरी एक किसान है, इसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन है। उस जमीन पर वो खेती करता है और खेती से जो फसल उगती है उससे वो अपने घर वालों का पेट भरता है। ठीक है, और लगान अदा करता है, लगान, और साथ में नजराना, नजराना भी पेश करता है। तो इस वजह से अब इसकी जिंदगी सुकून वाली जिंदगी है या मुश्किलात वाली जिंदगी है? एक तो छोटी जमीन, मुश्किलात उस वाली पे जिंदगी। मुश्किलात वाली है। एक तो छोटी जमीन, उस पे घर वालों को पालना, उसमें से लगान अदा करना, उसमें से नजराना देना, और उस पर जो ये लोग कर्ज लेते किसान, उसका सूद अदा करना। मिसाल के तौर पर यू कैन रिलेट विद प्रेजेंट डे सिनारियो। इंडिया में कितने परसेंट फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल है? किसी को पता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोलकर एक टॉपिक पढ़ते हैं हम। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मींस जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। एट्टी 85% फार्मर्स, 85% फार्मर्स क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल। तो आज का हूरी कौन है? ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। तो ये क्या कर रहा? अपने घर वालों को भी पाल रहा, दूसरी चीज लगान दे रहा, तीसरी चीज नजराना दे रहा, फिर सूद भी दे रहा जो कर्ज ले रहा। तो अब इसकी जिंदगी में, ठीक है, बचने का तो कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पर, बस जान बचे तो लाखों पाए, ये हाल है इसका। ठीक है, तो अब ये हूरी का जो हाल है, ये सिर्फ हूरी का हाल नहीं है, ये उस वक्त के सारे किसानों का हाल है। हिंदुस्तान के तमाम किसानों का हाल क्या है? यही हाल है। तो प्रेमचंद ने हूरी के जरिए से क्या किया? हूरी को नुमाइंदा बनाया, उस वक्त के तमाम हिंदुस्तान के किसानों का नुमाइंदा। हूरी तो जो हूरी का हाल है, हाँ, हूरी का जो हाल है
उस वक्त के सारे किसानों का हाल है। तो इनकी जिंदगी यार सारे किसान कई, हाँ, तो परेशानियों से इनकी जिंदगी कट रही है। अब इसके बावजूद सर जिंदगी तो करना पड़ता। जी, कोई कुछ पूछ रहे क्या? सर वो अपने भाई के भी परिवार को देख रहा है ना, भूरी। हाँ, अभी तो वो तो पर्सनल लाइफ में है, हम एक जी जनरलाइजेशन कर रहे कि ऑल इंडिया लेवल पर एक पिक्चर लेने के लिए बता रहे थे। फिर इसके पास क्या होता है, हूरी को अपनी एक ख्वाहिश होती है, छोटी सी ख्वाहिश, कि इसके घर पे एक गाय एक गाय हो, इसकी एक ख्वाहिश होती है। लेकिन इसके पास खुद की इनकम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जितना कमा रहा उससे ज्यादा तो खर्च हो जा रहा। और इसको ख्वाहिश क्या है, गाय रखने की। मिसाल के तौर पर आज, ठीक है, एक किसान के लिए ट्रैक्टर समझ लो, खुद का एक ट्रैक्टर होना या कुछ और चीज उसकी। अब ये गाय बताने के पीछे बहुत सारे मकसद है। एक तो गाय जो मुकद्दस होती है वो भी है, मजहबी भी पहलू है इसका। और मजहब के दायरे में या मजहब के पीछे किस तरीके से इसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता, वो भी आईना खींचते प्रेम से, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें हैं। तो इसकी एक ख्वाहिश होती है कि भाई इसके घर पे गाय हो, यानी इसके पास खुद की अपनी गाय हो, इसकी ख्वाहिश होती है। तो ये क्या करता, इसका एक दोस्त होता है समझो, भोला। भोला के पास से वो गाय उधार पर ले लेता, ठीक है, कर्ज पर ले लेता, लो, ठीक है। और बोलता कि भाई मैं कैसा भी करके तेरा कर्ज चुकाऊंगा या तेरा कुछ काम बना दूंगा, ऐसा बोल के पटा लेता और गाय लाके उसके घर में बंद लेता। तो चंद दिन गाय आने पर घर में सब लोग खुश हो जाते। धनिया, गोबर, सोना, रूपा, इसकी दो बेटियां होती है, सब लोग खुश हो जाते, ठीक है। 3-4 दिन घर में खुशियों का माहौल रहता, गाय की पूजा वगैरह कर लेते, खुशियां चलते रहती। लेकिन हूरी का एक भाई होता है हीरा। हीरा को हूरी से हसद हो जाती। हसद जलन के चक्कर में हीरा क्या करता, इसकी गाय को जहर डाल देके फरार हो जाता और गाय जहर से मर जाती। गाय मर गई, हीरा फरार हो गया। पुलिस आती है घर पे इंस्पेक्शन को। तो अब हूरी किस कदर आदमी रहता बोले तो मान मर्यादा इसके लिए बहुत कुछ होती है। अरे मेरे घर में या मेरे भाई के घर में पुलिस आएगी तो इज्जत में रहती चारों में, बरादरी में। तो वो पुलिस वाले को रिश्वत देके भेजा देता। फिर गाय मर गई बोलकर मजहबी पेशवा क्या करते, इसके ऊपर जुर्माना लगाते, पेनाल्टी, जुर्माना लगाते। तो इधर पुलिस वाले को रिश्वत देता, इधर पेनाल्टी देता, और इसके ऊपर कर्ज बढ़ रहा, और ऊपर से गाय का जो कर्ज है वो तो है। अब कैसा नहीं दलदल में फंस रहा। अब ये हीरा भाग गया, हीरा के घर वालों को संभालने की जिम्मेदारी इस पे आ गई, हीरा के खेतों को देखने की जिम्मेदारी इस पे आ गई। ये तो भाई का मसला था। अब इसका जो बेटा होता है गोबर, गोबर एक बेवा औरत से इश्कबाजी करके इसको छोड़ के भाग जाता, ठीक है। अब वो जो बेवा औरत रहती वो हूरी के घर को आ जाती कि भाई मैं तुम्हारी बहू है बोल के। अब हालात ऐसे रहते तो ये लोग भी उस बेवा औरत को भी अपना लेते, अपने घर में रखते बहू बनाकर। लेकिन उस पर भी जुर्माना लगाते कि भाई तुमने बरादरी की जो भी खिलाफ वर्जी की, तुमने एक विधवा को बहू बनाया, जो भी है, तो फिर वहां पर जुर्माना देते। ये गोबर का किस्सा हुआ, और गोबर भी शहर भाग जाता, जवान बेटा भी शहर भाग गया। अब इसमें बहुत सारे कर्जे, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। तो वो जो बैल देने वाला, गाय देने वाला रहता ना, वो दरअसल इसका बाप रहता, इस बहू का, ठीक है, इस औरत का। वो बोलता है कि भाई तू मेरी बेटी को तेरे घर से निकाल दे, इसने मुझे बरादरी में जलील किया। बोलता हूरी मैं नहीं निकालूंगा, ये मेरी बहू है। तो उन्हें क्या करता, हूरी के बैल भी ले लेके चल जाता। गाय का तूने फर्ज नहीं दिया, बहू को जो तू बना लिया बहू,
मुझे उसकी सूरत भी नहीं देखना है, चल मैं तेरे गाया लेके चल जा, बैला लेके चल जाता बोले तो अब बैल भी लेके चल जाता। तो एक एक करके इस पे इतने मसाइल पढ़ते जा रहे और कर्जे में डूबते जा रहा। हालत ये आती कि ये किसान से मजदूर बन गया। फिर इसकी बेटी होती है सोना और रूपा। अब इसकी बेटी के लिए रिश्ता आता है और वो रिश्ता जिस आदमी का आता है वो रहता 80 साल का बूढ़ा, हद उम्र का। और वो इसकी बेटी जो 12-15 साल की थी उससे शादी करने के लिए शादी का रिश्ता आया। ऐसी सूरत में क्या करेगा बाप? कश्मकश का शिकार रहता कि हमारी कम उम्र की बेटी को इस बूढ़े शख्स से निकाह कराना, शादी कराना। सिचुएशन ये आ जाती कि अगर से जमीन बचाना है तो इससे शादी करा दो, और ये जो राम सेवक है अब तुम्हारा दामाद बनने वाला है वो तुम्हारा पैसा देगा। राम सेवक तो राम सेवक 200 रुपये देता है, बेटी से शादी भी कर लेता है। वो 200 रुपयों की वजह से उन्हें जमीन छुड़ा लेता है बाप दादा की। मगर उसकी कम उम्र की बेटी की शादी एक बूढ़े या ज्यादा उम्र के आदमी से शादी हो जाती। तो बेटी को भी कुर्बान करना पड़ा एक तरीके से देखा जाए। फिर वो मजदूरी पे करते रहता, काम करते रहता, और एक दिन धूप लग जाती, इसको लू लग जाती और उस वजह से वो मौत का शिकार हो जाता। मौत के बिस्तर पे होते हुए भी उसकी ख्वाहिश गाय रखने की होती है, गाय गाय करते हुए मर जाता। जब वो मरता है तो एरिया के पंडित आते, एरिया के पंडित आके यही बोलते कि ये शख्स गाय गाय बोलते हुए मर गया, तो आप क्या करो, गाय को दान कर दो, चैरिटी करो गाय की। भाई इनके घर में खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कुछ नहीं है, और इनको तुम गाय दान करो बोल रहे, और जबकि शख्स मर गया। तो इस तरीके से कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसका एक नक्शा खींचा गया। तो अब ये हूरी जो है इस कहानी का हीरो, किस तरीके से इसका अंजाम हुआ। अब समझ में आई स्टोरी पूरी? यस सर। हाँ, तो ये जब स्टोरी तुम्हारी दिमाग में रहती तो आगे पिक्चर में बहुत सारे सब एपिसोड भी है, बहुत सारे एपिसोड है। भाई शॉर्टकट में सीधा सीधा बता दिया कहानी, लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब कहानी समझ में आ गई तुम लोगों को, कैरेक्टर समझ में आ गए, कहानी का पेश करने का मकसद समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़े सवालात भी मैं आपको समझाऊंगा और उसका आंसर कैसा करते, तशरीह कैसा करते, अब वो लेवल पर ले जा रहा हूं। देखो अब यहाँ सवाल है, गोदान की रोशनी में प्रेमचंद की नावल निगारी पर इजहार ख्याल कीजिए। तो पहले पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, इस आंसर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, स्टेप 1। पहले पैराग्राफ में 3 लाइन आप गोदान के बारे में लिखेंगे। जब भी पेपर 2 में ये जो टॉपिक है डबल कोट में आता है, डबल कोट में, ठीक है, डबल कोट में आता है टॉपिक का नाम, तो फर्स्ट यू नीड टू राइट एटलीस्ट 3 लाइन अबाउट दिस गिवन थीम। तो गोदान के बारे में आप 3 लाइन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर गोदान प्रेमचंद का, ठीक है, शाहकार नावल है जो 1936 में लिखा गया। इसका मरकजी किरदार हूरी है और ये किताब देगर नकादों के यहाँ इपिक ऑफ रूरल इंडिया कही जाती है। इपिक ऑफ रूरल इंडिया, ऐसा कुछ आप इंट्रो बना लेते। फिर अब जो सवाल है, गोदान की रोशनी में प्रेमचंद की नावल निगारी, साइड हेडिंग आती है यहाँ पर। 3 लाइन के बाद यू नीड टू राइट साइड हेडिंग, प्रेमचंद की नावल निगारी, गोदान की रोशनी। तो आपने जो नावल निगारी के जो अज्जा देखे थे, एक एक करके साइड हेडिंग बनाएंगे। पहला साइड हेडिंग जो बोला मैं आपको, कहानी, हिस्सा। तो ये कहानी क्या है क्या नहीं अभी आपको समझा दिया। 3-4 लाइन उसके बारे में लिखोगे और ये बताओगे कि ये कहानी हकीकत के करीब है और उस वक्त के हिंदुस्तानी के देहात के मसाइल या किसानों के मसाइल को पेश करती है।
और इस कहानी की मानवियत आज भी है, आज भी हिंदुस्तान के किसान इसी मसाइल का शिकार है। ठीक है। सेकंड, हिस्से का लिखने के बाद प्लॉट। तो प्लॉट कैसा है, इसका कामयाब प्लॉट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं घटा हुआ प्लॉट, तो वो पूरा आप लिखेंगे। फिर इसके बाद किरदार, तो किरदार यहाँ पर जो है राउंड किरदार है, कामयाब किरदार है, वो भी आप बताओगे। ठीक है, म्यूट कीजिए, ऐसा बीच में बात मत कीजिए, आपके घर की आवाज मत आने दो, बाद में ये यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देते हैं तो आवाजें आएगी। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो मैं आंसर का स्ट्रक्चर समझा रहा था आपको। तो पहला पैराग्राफ 3 लाइन का, आप 3 लाइन का गोदान के बारे में लिख रहे। फिर उसके बाद जो सवाल पूछा उसकी स्लाइड हेडिंग बनाए। फिर सवाल में जो नावल निगारी के अज्जा होते हैं, एक एक अज्जा के ऊपर आप 4 पॉइंट लिखोगे। अब इजहार ख्याल में मजीद ये पॉइंट आप लेकर आना, एडवांटेज लेने के लिए, ज्यादा मार्क्स लेने के लिए, कि किस क्रिटिक्स ने क्या कहा इस नावल के ऊपर। 2-3 क्रिटिक्स को आप जब लिखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। वो क्रिटिक्स हम देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्या कहा। प्रेमचंद उर्दू अदब के वो पहले नावल निगार है जिन्होंने किसान के मसाइल, अवाम के मसाइल को अदब में पेश किया। ये पहला नावल निगार है जिसने अवामी मसाइल को अदब में पेश किया, ऐसा बोला गया। ठीक है, और एक चीज बताया था मैं, इसे इपिक ऑफ रूरल इंडिया कहा गया। प्रेमचंद की नावल निगारी में ये भी पॉइंट है कि कई नकादों के यहाँ प्रेमचंद का मुकाम टॉल्स्टॉय के बराबर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस्तेमाल करना है और लास्ट में कंक्लूड कर देना कि प्रेमचंद, गोदान प्रेमचंद का फिक्रोपन का जो उरूज था उस वक्त लिखा गया नावल है, ये निहायत ही कामयाब है। जो भी आपका कंक्लूजन है वहां पर लिख देंगे। इस तरीके से आपको एड्रेस करना आना। तो ये 15 मार्क्स के लिए आप 2 पेज लिखोगे और पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। हाँ, कंटेंट बाद में डेवलप हो जाता, जैसा जैसा आप क्लासेस अटेंड करोगे चीजें समझ में आ जाएगी। कंटेंट का मसला नहीं है। अभी आप ये समझो कि भाई क्या पूछ रहा है, हमें कैसा करना है, ये सब चीजों पे आप गौर कीजिए। और एक सवाल है, देखो इसका तो जवाब भी कहीं पर मेंशन नहीं है, तो इसके लिए तो आपको कोचिंग सेंटर या फिर मेंटर की जरूरत पड़ती है। ये सवाल देखो, असरे हाजिर में गोदान की मानवियत पर एक तफसीली नोट लिखिए। असरे हाजिर में गोदान की मानवियत, कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस ऑफ गोदान, ऐसा पूछा आप। अब गोदान तो 1936 में लिखी गई, आज से 90 साल पहले। डज गोदान हैज एनी रिलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडिया? यस सर, अभी के किसानों के भी हाल वैसे ही है कुछ लगभग। कहा जी, आज तो लगान नहीं है अपने पास, तो कैसा है मसला, बोलो। सर आज लगा नहीं जो क्या? बर्बाद हो जा रही है। हाँ बोलो। सर उनकी फसलें वगैरह जो बर्बाद हो जा रही है, और गांव में भी सर वो लोग फिर बीज वगैरह के खरीदारी वगैरह के लिए फिर वो लोग पैसा लेते हैं। आज भी सर सूद का ही हिसाब चलता है, जिसमें वो डूब जाते हैं। फसल अच्छा। आने से पहले उनको कर्ज देना पड़ता है, या फिर आते ही यहाँ पैसा पर बराबर हो जाता है। ओके गुड, यहाँ पर आप जीएस में जो चीजें पढ़े उसका इस्तेमाल करो। जैसे एक डाटा तुमने पढ़ा होगा, एज पर नाबार्ड, जो नाबार्ड बैंक है, एज पर नाबार्ड 50% ऑफ अग्रेरियन फैमिलीज जो है उनका जो डेप्थ है, दे आर अंडर डेप्थ। 50% ऑफ अग्रेरियन फैमिलीज आर अंडर डेप्थ।
और इसमें का जो डेप्थ है 80% लोन जो है इनका वो इनफॉर्मल है, लाला लोगों का ने लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको डेटा मालूम रहेगा एज पर नाबार्ड। ठीक है, 50% अग्रेरियन होल्ड जो आपने पढ़ा हाउस होल्ड आर अंडर डेप्थ, तो वो चीज जो है आज भी रिलेवेंट होगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो पॉइंट इस गोदान में है उसको आप रिलेवेंट करो। जैसे मैं बताया कि हुरी कौन था, हुरी के पास कितनी बड़ी जमीन थी, तो एक छोटी जमीन थी। आज आपके पास हुरी के जितने कितने किसान हैं, 85%। 85%। हाँ, तो 85% किसान जो है वो हुरी है अपने आप में, दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर दो पॉइंट तो हो गए, एक कर्ज का हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अब इस नावल में आपने जो भी माशिरती मसाइल पढ़े थे उन मसाइल को आप कॉन्टेम्पररी सिनारियो से जोड़ते जाना एक एक करके। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट थीम ये भी है कि निचली जात वालों का इस्तेसाल या फिर जात पात का जो गांव में माहौल होता है वो भी बात है। तो कास्ट रिजिडिटी, जात पात, तबकाती निजाम, उस पर बोल सकते हैं आप। औरतों का जो इस्तेसाल होता है उस पर आप बोलेंगे, जैसा चिलिया एक चमारन होती है चिलिया, उसका जो इस्तेसाल होता है ऊंची जात के आदमी से, तो वो पूरा आप बयान कर सकते हैं। अब इसकी बेटी को जो बड़े उम्र के आदमी से शादी कराई गई, कम उम्र की शादी जो कराई गई, या फिर जमीन बचाने के लिए किस तरीके से कुर्बानी देना पड़ा, वो सब। इसका बेटा जो शहर में काम के लिए जा रहा और वहां पर जो मसाइल बताए गए, तो नौजवानों की जो मसाइल है, तो ऐसा बहुत सारे टॉपिक को आप एक जगह करते हुए, ठीक है, मजहब के नाम पर आज भी किस तरीके से है, तो किसानों का या देहात के लोगों का जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप रिलेवेंट करते करते कंक्लूजन यही कर रहे हैं कि यस, जो है गोदान की आज भी मानवियत है। तो इसका हल क्या है? आपको मार्क्स मिलेंगे कि भाई इसका हल क्या है। हल ये है कि प्रेमचंद के जो आदर्श थे उसको आप इम्प्लीमेंट करना। उनका कहना यही था कि सोशलिज्म इज द सॉल्यूशन, तो आप सोशलिस्ट जो भी उसके आदर्श थे आप फॉलो करो, ये सब खत्म करो, इस तरीके से आंसर बनेंगे। तो पहली चीज, ये किसी किताब में नहीं है कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस ऑफ गोदान, बट आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, आपको रिलेट करना पड़ेगा, आपको एक इनोवेटिव आंसर का सोल्यूशन भी देना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? यस सर। हाँ, तो अपने पास ये पूरा मॉडल आंसर तैयार है, बेफिक्र रहिए। बस मैं तो आपको समझा रहा था। अब एक तशरीह का भी कर लेते हैं। सुबह में जो पीडीएफ भेजा था उसका जो सेकंड पेज है ना, सेकंड पेज से ही यूपीएससी सवाल पूछ लिया तशरीह वाला। मैं वही लेकर आ गया आपको। देखिए, इख्तिबास मतलब एक पैराग्राफ देगा, तशरीह करना है। तशरीह करते वक्त सियाक व सबाक का ध्यान रखना है, सियाक व सबाक, अदबी फनी मुहासिन का ध्यान रखना है, अदबी फनी मुहासिन का। ठीक है, तो पहली चीज, ऐसे 5 पैराग्राफ आएंगे अपने 6 टॉपिक में से किसी के ऊपर। ओके, तो आपको पहचानना पड़ता। दूसरा, तशरीह करना पड़ेगा सियाक व सबाक, तो किस कंटेक्स्ट में ये पैराग्राफ चल रहा था, कंटेक्स्ट, वो कहलाएगा सियाक व सबाक। ठीक है, और अदबी फनी मुहासिन जो आपने अभी पढ़े थे, नावल निगारी के अज्जा में जो चीजें पढ़े थे उसको यहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ेगा। फनी मुहासिन पढ़े थे आपने, जबान और बयान जो बोला, मैं किरदार की बात करा, फिर मुकाल में होते हैं, ये बहुत बहुत सारे चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं दिया गया इख्तिबास पढ़ रहा हूं। पहला ही इख्तिबास है ये। धनिया दुनियावी मामलात में इतनी होशियार ना थी, इसका ख्याल था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो अपना लगान ही तो लेगा,
उसकी खुशामद क्यों करें, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलबे क्यों सहलाएं। अगरचा इसे अपनी मताहलाना जिंदगी के इन 20 वर्षों में इस बात का काफी तजुर्बा हो गया था कि चाहे कितनी कतर ब्यूनत करो, कितना ही पेट काटो, चाहे एक एक कोड़ी दांत से पकड़ो, पर लगान का अदा हो जाना मुश्किल है। फिर भी वो हार ना मानती और इस मसले पर आए दिन झगड़े होते ही रहते थे। तो किस मसले पर झगड़े हो रहे? लगान देने के मसले पर। लगान का अदा करना मुश्किल है और इस बात पर होती कि भाई खुशामद क्यों कर रहा जमींदार। फिर आगे है पैराग्राफ में, इनकी 6 औलादों में अब सिर्फ 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, अब कोई 16 का था। 2 लड़कियां थी, सोना और रूपा, इनकी उम्र 12 और 8 साल थी। 3 लड़के बचपन में मर गए थे, बचपन ही में मर गए थे। इसका दिल आज भी कहता था कि इनकी दवा दारू होती तो बच जाते। तो किनकी दवा दारू होती तो कौन बच जाते? वो जो 3 बच्चे मर गए हैं वो बच जाते, जो मर के बीमारी से मरे हैं हाँ, शायद। तो अब यहाँ पर तुम्हारे को समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे फ्रेंड। बट अब इसमें 10 में से आपको 4 मार्क्स लेना है या 5 लेना है या 6 लेना है या 6 से ज्यादा लेना है। अब ये स्टैंडर्ड होता आपको मार्क्स लेने का। तो आप पहले सियाको सबाक लिखेंगे, फिर तशरी वाला पैराग्राफ, और तशरी में अदबी फनी मुहासिब बताते हुए आप चलेंगे। ठीक है सर सियाक और तो सबाक क्या होता है? कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में ये पैराग्राफ चल रहा है या फिर दिया गया पैराग्राफ कहां से लिया गया। तो हम मतन का हवाला बोल के लिखते थे स्कूल लाइफ में, तो दिया गया इक्तबास प्रेमचंद की नावल गोदान से लिया गया है, जो इस तरह से बचपन में लिखते थे, याद है? यस यस सर। सर। जी। बस उसी को इनोवेट करना है सबको। तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ आता 3-4 लाइन का, वो सियाक और सबाक बन जाता और साइड हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हम जो स्कूल में लिखते थे ना, मतन का हवाला साइड हेडिंग, तशरीह साइड हेडिंग, ऐसा नहीं। तो पहला पैराग्राफ ऑटोमेटिक आपका सियाक और सबाक बना। तो पहले आपको गोदान के बारे में 3-4 लाइन मैं रट्टी मार के दे देता हूँ, वो जाके उतारना। तो गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है। इसमें देहात और किसानों के मसाइल को मरकजियत दी गई। इसका अहम किरदार हुरी है, जो हिंदुस्तान के किसानों की नुमाइंदगी करता है, और बेशतर नकादों ने गोदान को इपिक ऑफ रूरल इंडिया कहा। बस ये रट्टा मार लेने का रहता, ये तुम्हारा सियाक और सबाक हो जाता। अब जो दिया गया इख्तिबास है उसकी तशरीह को आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर धनिया के नाम से शुरू हो रहा। और क्या बोल रहे प्रेमचंद? धनिया दुनियावी मामलात में इतनी होशियार ना थी। तो यहाँ पर किस किरदार का नक्शा खींच रहे प्रेमचंद? उसकी बीवी का ना। हाँ, तो अब यहाँ पर बताएंगे हम कि प्रेमचंद नावल गोदान की एक अहम किरदार धनिया का नक्शा खींच रहे हैं। ये किरदार का नक्शा खींच रहे हैं। धनिया कौन है आप बताएंगे? धनिया हुरी की बीवी है, और प्रेमचंद कहते हैं कि धनिया दुनियावी मामलात में होशियार ना थी। होशियार ना थी का मतलब कि दुनिया के जो तौर तरीके होते हैं उसे पता नहीं, वो सीधी सादी औरत थी बोले जैसा। ठीक है, वो एक सीधी सादी औरत थी। इसका ख्याल था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, इसकी खुशामद क्यों करे। तो उसे ये पता नहीं था कि जमींदारों की खुशामद क्यों करनी पड़ती है किसानों को। हम तो उसको लगान दे रहे हैं, लेकिन खुशामद क्यों करना। यहां पर जो लफ्ज है कि जमींदारों के तलबे क्यों सहलाना,
अब ये जो तलवे सहलाने की बात है, इसका मतलब ये जाके प्रैक्टिकली तलवे सहलाना नहीं है। ये उर्दू में जो आप जरबुल मिसाल या महावीरे बोलकर पढ़े कभी लाइफ में, जरबुल मिसाल या फिर महावीरे। यस सर। यस सर, मुहावरे पुल। हाँ, तो उसका इस्तेमाल है यहाँ पर। तो इनकी नस्र में जरबुल मिसल और मुहावरों का इस्तेमाल है। अगरचा इसे अपनी मताहालाना जिंदगी के इन 20 वर्षों में इस बात का काफी तजुर्बा हो गया था कि चाहे कितनी कतर ब्यूनत करो, कितना ही पेट काटो, चाहे एक एक कोड़ी दांत से पकड़ो, पर लगान अदा होना मुश्किल है। तो यहाँ पर लगान का अदा करना मुश्किल है, इसका नक्शा खींचने के लिए ये सब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हो रहा। अब ये जो अल्फाज है, ये देहाती जबान के अल्फाज है कि कतर ब्यूनत करना, मताहालाना जिंदगी, पेट काटना, कोड़ी दांत से पकड़ना। तो ये जो देसी अल्फाज होते हैं उसका इस्तेमाल है। तो इसके मीनिंग आपको फर्स्ट टाइम जब रीडिंग करते आपको नहीं मालूम रहती, तो ऑनलाइन ऐप में जाना, लुगात में जाना, आप इसका मीनिंग देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, मताहालाना जिंदगी मतलब अजवाजी जिंदगी, घरेलू जिंदगी। तो इसकी घरेलू जिंदगी में इसको तजुर्बा हो गया था कि आप कितना ही कतर ब्यूनत करो, यानी कितना भी आप कंजूसी करके घर चलाओ या कितना भी ध्यान से घर चलाओ, जो भी है बचत करके चलाओ, कितना ही पेट काटो, ठीक है, कोड़ी दांत से पकड़ो, यानी जितनी भी आप कोशिश कर लो सेविंग की, कम से कम खर्च करके, ज्यादा से ज्यादा सेव करने की आप जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन लगान का अदा हो जाना मुश्किल है। ठीक है, तो लगान एक अहम मसला था, ना सिर्फ हुरी बल्कि उस वक्त के तमाम किसानों का। और इस मसले पर हर घर में झगड़े होते थे। फिर आगे बयान कर रहे के हुरी और धनिया की 6 औलाद थी, लेकिन सिर्फ 3 जिंदा है। इनमें एक लड़का है गोबर जो जवान हो चुका 14 बरस का है, और 2 लड़कियां हैं सोना और रूपा जो 12 और 8 साल की है। मजीद प्रेमचंद यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इनके 3 लड़के बचपन ही में मर गए, जिसकी अहम वजह वक्त पर इलाज मुआवजा ना होना। दवा दारू का मतलब क्या है? वक्त पर इलाज ना होना। तो इलाज ना होने के अहम वजूहात क्या हो सकते? वक्त पर ऐसा इलाज ही ना था। होना। वेरी गुड। तो ये किसका शिकार है? पॉवर्टी। दे आर अंडर द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी। तो इनकी औलाद के भी मरने की अहम वजह इनकी माशिरती बदहाली, माशी बदहाली, गुर्बत का शिकार, उसका यहाँ पर एक कंसिक्वेंस बता रही कि 3 लड़के इनके बचपन में मर गए। और इनकी गुर्बत की अहम वजह क्या है इस पैराग्राफ में बता दिया गया आपको, कोई पहचान सक रहे? लगान लगान लगान। लगान। तो लगान एक जालिमाना जागीरदाराना निजाम का, ठीक है, हिस्सा है। उस वजह से ना सिर्फ किसान गरीब हो रहा है, ना सिर्फ वो परेशान हो रहा है घर में, बट उसकी अपनी औलाद भी इस लगान की वजह से मौत का शिकार हो जा रही है। तो लगान का जुल्म यहाँ पर नक्शा खींच रहे हैं। अब ये लेवल का आपको एनालिसिस आया तभी आपको 6+ मार्क्स मिलते। तो अभी तक अगर से तुम में से किसी ने पढ़ा होगा तो ये लेवल तक थिंकिंग लेकर आना मुश्किल है। समझे बात को? सर लास्ट में जो आप कंक्लूजन दिए वो वाला मतलब मेन लिखना जरूरी है, जैसे कि अभी आपने तो कहा और 6+ मजीद मार्क्स अगर आप चाहिए तो। और इसको आप इम्प्रोवाइज कर सकते। तो मजीद जी। यहां तक तो आप नक्शा खींच लिए, आगे जब इसके ऊपर लेके जाते तो जागीरदारा निजाम लगान के खात्मे पर तो इन्होंने आवाज उठाई है। मजीद ये जो धनिया है, ठीक है, इस किरदार के जरिए से जो लगान के खिलाफ आवाज उठा रही है, प्रेमचंद अपनी इनकलाबी सोच को पेश कर रहे हैं हमारे सामने। वो चाहते थे कि लगान का खात्मा हो जाए। तो ऐसा पूरा इम्प्रोवाइज करके आप पेश कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते वक्त आप क्रिटिक्स का इस्तेमाल करोगे। मिसाल दे रहा हूं यहाँ पर,
मोहम्मद हुसैन आजाद ने प्रेमचंद के बारे में कहा कि ये उर्दू के पहले अदीब है जिसने अवामी मसाइल को अदब में पेश किया। और यहाँ पर एक बड़ा देहात का मसला, किसानों का मसला जैसे लगान को इन्होंने पेश किया। समझ में आ रहा? रिलेट कर रहे सब? जी। तो इस तरीके से तशरीह की जाती है 10 में से 6 प्लस 7 प्लस लाने के बाद। और एक तशरीह होती है जो समझ में आया वो लिख जाओ, भाग जाओ, 4 ला लो, 5 ला लो, उससे आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आपको 7 प्लस लाना है तो ऐसा करना है। तो सारे बच्चों को समझ में आया गोदान, तशरीह? यस सर। हाँ, नए स्टूडेंट को भी समझ में आया? सानिया? ठीक है, तो आज की डेमो लेक्चर को यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर काफी है। कल और एक डेमो लेक्चर होगा इंशाल्लाह। कल और एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा इंशाल्लाह। कल फिर से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करें, फोन करें, मैसेज करें। ठीक है, और 2-3 हम डेमो लेक्चर रखने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और ये क्लास रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल जाएगी, अभी आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग डेमो लेक्चर। बाकी अल्लाह सर हाफिज। अल्लाह हाफिज।